हेलो एवरीवन। सो वेलकम इन द टेक्स्टबुक.com। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज के सेशन में। और आज का ये जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो डेफिनेटली सरकारी नौकरी पाने का एक ड्रीम रखते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डेफिनेटली एक बड़े संघर्ष के बाद और इस समय अपनी जो ड्रीम जॉब है उसको क्वालिफाई किया है और इस समय गवर्नमेंट जॉब के पोजीशन पर बैठे हुए हैं। सो गाइज वेलकम करते हैं हम लोग आज के सेशन में यस प्रिया गौतम जी का। यस जी, वेलकम इन द सेशन। थैंक यू सर। ओके, सो सबसे पहले तो यस जी बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आप बताइए जरा कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। ओके, सो गाइज देखिए, जितने भी कैंडिडेट इस सेशन को देखिएगा उन लोगों के लिए बहुत ही सेशन हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब भी हम लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे हमारे एग्जाम में डिलेमा होते हैं। तैयारी कैसे करें, क्या क्या सोर्स हमने फॉलो करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए, ऑफलाइन सोर्स को जाना चाहिए, ऑनलाइन सोर्स को जाना चाहिए, ऑनलाइन में भी कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, एक ये जो सटीक जानकारी है वही कैंडिडेट दे सकता है जिसने लाइफ में सफलता को अचीव कर लिया होगा। अब सफलता देखिए कहने में तो एकदम से छोटा वर्ड लगता है, लेकिन इस तक पहुंचने का जो प्रोसेस है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे चैलेंज से होकर के गुजरना पड़ता है। तो उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि यस जी, आप थोड़ा अपने बारे में जितने भी कैंडिडेट हमारे देख रहे हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को थोड़ा सा बताएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशप्रिया गौतम है। मैं उत्तर प्रदेश में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं एक छोटा सा कस्बा है उधर पे, शक्तिपुर उधर पे रहता हूँ। और मैं मतलब काफ़ी टाइम से एक्चुअली मैंने जो बैकग्राउंड के बारे में बता सकता हूँ। यस डेफिनेटली। तो मेरा क्या था कि मैंने जो अपनी स्कूलिंग की है वो जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं जहाँ पे 8 रुपये 11 रुपये वाली जो मंथली फीस पड़ती है, मैंने वहाँ से की है। मतलब प्योर हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड का। तो उसके बाद फिर मैंने पॉज लिया 1 ईयर का, मैंने गैप लिया। देन IIT JEE कोचिंग की, वो मैंने क्रैक किया JEE। उसके थ्रू मैंने फिर बीटेक किया देहरादून से, और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था मेरा, जो मेरा मेजर था वो मैंने किया। देन मैंने 1.5 ईयर जॉब किया, और देन जो कुछ मेरा था वो था कि मेरा एमटेक करना था। और मैंने बहुत ट्राई किया, और मैंने IELTS दिया, और मुझे जर्मनी में हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया स्कॉलर बेस्ड। बट क्या हुआ कि मेरा मतलब वो डेस्टिनी नहीं थी। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा जो 23 अप्रैल या मार्च से आया था, जब भी वो जनता कर्फ्यू आया था, उसके 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू था यहाँ पे दिल्ली में। तो वो 21 को मोदी जी ने वो कर दिया, इसका जनता कर्फ्यू अनाउंस कर दिया। तो उसके बाद सारा कुछ डिले हो गया, तो मेरा 2 इयर्स जो था पूरा वेस्ट हो गया। देन पापा ने बोला कि आप जो कुछ था आप कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, बट स्टिल आपके 2 इयर्स जो आपकी लाइफ में होते वो आप वेस्ट हो चुके हैं। क्योंकि अटेंटिवली आपको जॉब ही चाहिए था, मतलब एट द एंड जो भी हो। तो अब आप फोकस करिए किसी और। मेरे पापा जो है एक्चुअली गवर्नमेंट अभी वो प्रोफेसर है, इंटर कॉलेज में लेक्चरर है। तो उनका पहले से बैकग्राउंड था कि हाँ गवर्नमेंट बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने फिर कहा कि आप करिए। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ा और पढ़ना शुरू किया। तो फिर मेरा जो पहला एग्जाम था वो मैंने देना शुरू किया, ये वीडियो दिया था। और उसके बाद में पढ़ता नहीं था, वो बीटेक में जितना पढ़ा था उतना सब कुछ आता था। वो मैंने UPSI दिया, वो क्लियर हो गया, अच्छे मार्क्स थे। फिर इशू वहाँ पे ये आया मेरे साथ में कि मैं रनिंग कभी नहीं किया था। मैं हमेशा घर पे एकदम पढ़ता ही रहता था, कभी बाहर नहीं जाता था, जो फिजिकल कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैं 15 सेकंड से मैं फेल हो गया, तो बाहर निकल आया। वो मैं 3 दिन मुझे बहुत बुरा लगा, मैं ऐसा कि मैं घर से बाहर निकल पाया था, कुछ पेश नहीं कर पा रहा था। और वो मेरा 6 अप्रैल या मई को मेरा हुआ था, गोरखपुर में था, 6 PHC में, वहाँ पे मेरा वो था रनिंग था। उसके बाद मैंने 9 अप्रैल का मैंने वो कराया, रिजर्वेशन कराया, मैं दिल्ली पहुँच गया। वहाँ पे एक जगह है बुराड़ी, वहाँ पे रहता था। और वहाँ पे मैंने सेल्फ स्टडी पढ़ना शुरू किया, सब कुछ किया। और थोड़ा सा कोचिंग वगैरह ऑनलाइन ली, मतलब कुछ जरूरी नहीं था मुझे, क्योंकि थोड़ा बहुत आता था। जितना जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वीक थे, मैंने उनको करना शुरू किया, बाकी ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो ऐसा हो गया। तो फिर उसमें मेन इशू ये आ रहा था कि स्टार्टिंग में जब आप होते हैं, मतलब मैं सबसे रेट कर रहा हूँ कि जब आप होते हैं तो आप चीज़ें पूछते हैं। जैसे मेरे मैथ्स बहुत वीक है, मतलब मैथ्स से मुझे डर लगता था। हाई स्कूल करके पास कर लिया। वहाँ पे फिर क्या था कि वो कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो पोर्शन होता बीटेक में। तो वो मुझसे काफ़ी हो गया था। इधर ये सब अर्थमेटिक एकदम खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो फिर मैं यहाँ पे आया, तो मैं लोगों से पूछता था कि यार आपकी बहुत अच्छी बोलते, कुछ नहीं, मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो मैं उनसे डेली गाइडेंस लेता कि आप भैया ये मेरा करा दो, आप भैया ये मेरा करा दो। बट वो बोलते थे आप करते रहो, वो बोलते थे ये बुक करो। मुझे कभी नहीं मतलब हो नहीं पाया। मेरी इंग्लिश पहले से अच्छी थी और GS अच्छी थी, तो सब कुछ करता रहा। फिर हाँ
बोले आप। ओके, यस, थोड़ा सा ये मतलब मुझे लगा आप बोले कि आपने जेई क्वालिफाई किया हाँ, और आप बोल रहे हैं कि मैथ में थोड़ा सा मतलब मैं वीक। वीक था, तो ये हाँ, डेफिनेटली जो भी बच्चे अब इस सेशन को देखेंगे उनको लगेगा कि मैथ और जो फिजिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हाँ, करती है जेई में, ठीक है। हाँ, तो हाँ। ये फिर मतलब कैसे बैलेंस हुआ उस समय? एक्चुअली मेरा क्या था, मैं फिजिक्स में बहुत मतलब ब्रिलियंट था। लाइक यूपी बोर्ड में 35 मार्क्स पेपर होता है, मेरे 34 मार्क्स थे 12th में आउट ऑफ 35। मतलब इतना अच्छा था, मतलब मुझे प्यार था फिजिक्स से, ऐसा था। लेकिन मैथ्स से क्या था, मुझे उसका जो एडवांस पोर्शन था वो अच्छा था लगता था। जो बाकी जो पोर्शन होता है थोड़ा स्टैटिक था, उसमें डायनामिक्स था। यूपी बोर्ड में पहले जब मैं था तो उसमें 6 बुक्स चलती थी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, ऐसे कैलकुलस। तो वो सब मुझे थोड़ा बोरिंग लगता था। और मेरा क्या था, मैं प्रैक्टिस कम करता था, बाकी चीजें पढ़ने में मुझे अच्छी लगती थी। तो उस वजह से मैं जस्ट पास कर लेता था। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, 77% थे, बट वो हो नहीं पाया। तो फिर उधर जब बीटेक चला गया तो बीटेक में था कि अपना ये माइंडसेट रहता है कि आप लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब लाइफ तो एकदम चिल है, नहीं हम लोग बोला जाता है कि 12 तक पढ़ लो, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वही मेरा टेम्परामेंट था, वो वहाँ पे ऐसा गया, वैसा करने लगा कि अब तो उसका कभी यूज नहीं होना है, एमटेक करना था तो मैथ्स जाने दो, बाकी जो मेरे कन्वर्शन जो भी सब्जेक्ट्स हैं और वो मैं अच्छा करूँ। तो उस वजह से एकदम दूर हो गया मैं उनसे। फिर इधर पे जब आया, मैं इधर पे काफी गैप हो गया, मुझे लाइक 4 इयर्स का गैप हो गया जब मैंने दोबारा शुरू किया। तो उस वजह से वो मेरा मैथ्स मुझे फील हुआ कि मेरा वीक हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। ओके, तो अभी आप इस समय थोड़ा बताइए कि आपने जो एसएससी एमटीएस क्वालिफाई किया है, आप कहाँ पर इस समय अपॉइंटेड हैं और क्या किस तरीके से वहाँ पे आपका वर्क प्रोसेस है, थोड़ा उसके बारे में बताइए बच्चों को। एक्चुअली मैं लखनऊ कमिश्नरेट है विभूति खंड में, गोमती नगर में, मैं वहाँ पे पोस्टेड हूँ। मेरी जो रैंक थी काफ़ी अच्छी थी, मेरी 130 मार्क्स थे, रॉ मार्क्स थे आउट ऑफ 150, और नॉर्मलाइज होके मुझे कुछ भी मिल जाता, मतलब वॉट एवर आई वांटेड। तो मैं दिल्ली में रहता था, मेरे दिल्ली मुझे कभी शूट नहीं किया, मुझे वहीं पोस्टिंग चाहिए थी, मुझे घर आना था लखनऊ में, और मेरा पहला प्रेफरेंस था और मुझे यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे इतना अच्छा है कि जो ये ऑफिस है, मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ 12 फरवरी 2024 को, और ये ऑफिस का इन्विटेशन हुआ है 23 दिसंबर 2023 को, मतलब जस्ट 1.5 मंथ ओल्ड। इतना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। हाँ। ओके, तो अच्छा ये बताइए जरा कि आपने जैसे बोला कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, टेक्निकल बैकग्राउंड है, एकदम सडनली फिर एमटीएस में आना और फिर इसमें नॉन टेक सब्जेक्ट को तैयारी करना, हैंडल करना, खास तौर से क्योंकि यहाँ पर आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी देखनी है, रीजनिंग पार्ट भी देखना है। तो इनकी थोड़ा सा बिगिनिंग बताइए कि आपने इसको कैसे तैयार किया, फिर मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार मैं एकदम टेक्निकल से यहाँ पे आ रहा हूँ, या बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बीए से या बीएससी से बिगिनिंग कर रहे होते हैं, तो मतलब यहाँ पे या फिर 10+2 से जाकर के तैयारी कर रहे हो, तो बिगिनिंग से एक बार तैयारी कर बताइएगा प्रोसेस कि आपने मतलब क्या क्या चीजों को फॉलो किया और किस तरीके से आपने अपना रूटीन बनाया। मैं एक्चुअली रहता था, तो मेरे साथ में एक भाई रहते थे, तो उनको ऑलरेडी सिलेक्शन हो रखा था टीए में, तो अभी पोस्टर है मुंबई में। तो उनसे मैंने गाइडेंस लिया, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि एक सबसे पहले होता है कि आपको इशू होता है टाइम मैनेजमेंट का, कि मतलब जब नए नए आते हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट का आपको मेन इशू होता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। तो उसमें आप प्रायोरिटी करिए अपने सब्जेक्ट्स की जो आपके वीक हैं, और वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लाइक मेरे लिए मेरे मैथ्स वीक था, और थोड़ा सा रीजनिंग भी मैं एकदम नया था, बीटेक में कभी कुछ मतलब टच ही नहीं किया, क्या होता क्या नहीं होता, मतलब आई लर्न नथिंग। सो वो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करना था, थोड़ा जीएस पे टाइम देना था। इंग्लिश मेरी अच्छी, इसलिए अच्छी मीन्स नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे छोटे से ही मुझे न्यूज़पेपर्स हो गए या इंग्लिश के या बुक्स हो गई पढ़ने की आदत है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। तो उस वजह से मैं इधर पे कोरिलेट करता था। मेरी वोकैब बहुत बुरी है, मैं कभी उससे रटा नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं होती, बट स्टिल एग्जाम में किया और हो गया। तो फिर उस हिसाब से मैंने उसका रूटीन सेटअप किया कि जैसे पहले मैथ्स का था, तो मैथ्स में मेरा बहुत दिनों तक सही हुआ। मैथ्स में मैंने सबसे पहले टेक्स्ट बुक की हेल्प की। टेक्स्ट बुक की हेल्प की क्या किया कि मुझे बोला गया कि टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस टाइप ऑफ पैटर्न सेट्स होते हैं वो दे दिए गए थे, तो आप उनको बार बार करते रहे। जैसे मेरा क्या था, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं जब पहले दिन स्टार्ट किया था मेरे 6 नंबर थे, 2022 में मैंने सीरियल दिया था, उसमें 6 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50, इतना बुरा था। यस। फिर मैं 23 में जब दिया तो मेरे 38 मार्क्स थे, मतलब जस्ट वहां से यहाँ तक गया, मतलब जस्ट 6 मंथ्स का टाइम होगा, तो काफी अच्छा था। तो मैंने क्या किया कि मैं पर डे 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करता था, वो भी मिक्स। तो मैं जब मैथ्स के सेक्शन देता था टेक्स्ट बुक से, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस दिए, मतलब कितना स्पीड जा रहा है, क्या रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले मैं कह रहा था कि जो क्वेश्चन मुझे आ रहा है मैं करूंगा और स्किप कर दूंगा आगे। सबसे मेन मैंने स्किप करना सीखा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखा, और जो नहीं आ रहे उनको बाद में एनालिसिस किया, और ऐसे करके मुझे लाइक 1000 क्वेश्चंस मेरे पास इकट्ठे हो गए। मैं इनको बार बार रिवाइज करता रहा, और फिर अभी करता हूँ तो बहुत अच्छे होते हैं। और मैं एक दिन में टेक्स्ट बुक का मतलब 4 मॉक देता था शिक्षक के, बहुत हेल्प हुआ उससे मैथ्स में, मतलब वो तो एकदम बूस्ट किया। सेम इंग्लिश में गया मेरा, इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशन का था, और मैं इंग्लिश में एक आप लोग अपलोड करते हैं एक हिंदू का
करते हैं ना, हिंदू का Yes, 10 yes. क्वेश्चंस का आता है पैसेज, Yes, मैं yes, उसको yes. बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसको करता हूँ। अभी शायद वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, वो भी काफी हेल्प किया। तो Okay. ये इंग्लिश में था। तो ये जो मतलब आपने बताया कि आप मॉक टेस्ट लगाते रहे टेक्स्ट बुक से, तो एक्चुअली में अगर हम लोग प्रिपरेशन की जर्नी में देखें तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि आपको थ्योरी भी पढ़नी है, कुछ बच्चे नोट्स भी बनाते हैं, कुछ बच्चे लाइव जो हमारे सुपर कोचिंग कोर्सेज होते हैं उसके थ्रू भी कनेक्ट होते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। इसमें जो सामंजस्य है उसको मेंटेन करने में बहुत सारे बच्चे मतलब सोचते हैं कि सामंजस्य कैसे बना जाए। आपने इसमें सब में पूरे में सामंजस्य कैसे बनाया कि जी हाँ, जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। ये जो आपके मतलब फिर रिवीजन और ये मॉक टेस्ट, ये पूरा पार्ट कैसे आप हैंडल करते थे? तो मेरे लिए क्या था, जैसे मैंने कोचिंग ले ली, कोर्स लिया, ऑनलाइन कोर्स ले लिया, ठीक है। तो मेरा क्या था कि मैंने कुछ सब्जेक्ट से इंग्लिश का तो मैंने नोट्स बनाया, मैथ्स का मैंने नोट्स नहीं बनाया। तो मैथ्स का क्या था, मैंने प्रिंट आउट लिया, उसको निकलवा लिया। जीएस के मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए, ओके। अब जब मैं मॉक, इससे क्या हो रहा है कि मैं उनको बार बार रिवाइज करता हूँ। मेरा जो पढ़ने का शेड्यूल रहता है कि मंडे टू फ्राइडे में पढ़ता हूँ नया, और सैटरडे संडे में रिवीजन करता हूँ। जब स्टार्ट मतलब यूजुअली मैं 2 दिन देता हूँ रिवीजन को, मतलब बहुत ही हेल्प होती है, बार बार मैं करता हूँ। और फिर सैटरडे संडे में जब मैं रिवीजन कर रहा होता हूँ तो क्या करता हूँ, जब मैं नए क्लासेस देता हूँ तो जो मेरे पास नोट्स होते हैं, जैसे आपकी क्लासेस ली मैंने ऑनलाइन, तो उसमें मैं जो भी मॉक देता हूँ तो वो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस सेम चैप्टर की, मैं उस सेम चैप्टर में जो साइड में जगह होती हैं, जो मार्जिन्स होते हैं, मैं वहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। यस यस। उससे मैं रिवीजन करता हूँ, उसको हाईलाइट करता हूँ, हर बार उसको कम करता जाता हूँ मैं। और मेरा क्या रहता है, जैसे जीएस में मैं ये चीज करता हूँ, इससे क्या हुआ, अभी वजह से मैं 5 to 6 टाइम मैं रिवीजन कर चुका हूँ। अब आपसे पूछिए, मुझसे कुछ तैयार है, क्योंकि वो रिवीजन से, जीएस रिवीजन से आती है। कोई भी लड़का आता है नया, रिवीजन पे बोलता है जीएस पूछता है, मुझे कुछ आता ही नहीं। आप उसको पढ़िए पहले, थोड़ा सा एक स्टोरी बेस में उसको थोड़ा सा नरेट करिए, दिमाग में उसको बताएं, उसके बाद फिर रिवीजन करें। तो जब रिवीजन करेंगे बार बार, तब वो अपने दिमाग में अपने आप रहेगा, रुकेगा। बिल्कुल, राइट राइट राइट। रिवीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है। और आपने सही बताया, देखिए नोट्स का क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं कि कई बार जब नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो वो खुद इतना मोटा नोट्स बना लेते हैं कि एक नई किताब तैयार हो जाती है। ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नोट्स जो होते हैं हमेशा थोड़े से छोटे रहने चाहिए और हैंडी रहना चाहिए, और टू द बुलेट पॉइंट रहने चाहिए, जिससे हम लोग आसानी से याद कर सके, ठीक है। आप नहीं, हाँ जरूर, आप बोले। आपने इसमें एक पॉइंट बोला कि आप क्या क्या करते थे, जब भी आप मॉक देते थे तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्किप कर देते थे। ये मुझे बहुत बेहतर लगा, क्योंकि जब कोई बिगिनर स्टूडेंट होता है, क्या करता है कि आज के समय में तुक्का मारना शुरू कर देता है, ठीक है। ये बच्चों के सिलेक्शन में बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि एक बैरियर के तौर पे काम करता है। तो जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, आपके लिए एक बेहतर ये गाइडेंस ये है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं तो बिल्कुल डेफिनेटली जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। फोर्सफुली अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस को यहाँ पर रिड्यूस कर देता है। तो यस जी, अभी आप एक बार मुझे बताइए कि बच्चे देखिए हमेशा जब सोचते हैं कि जब मैं तैयारी करने जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा। आप मुझे क्या बता सकते हैं, अगर आप याद कर पा रहे हैं कि जी हाँ, ये जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी थी और आपकी ज्वाइनिंग की जर्नी, लगभग कितना टाइम लगा होगा आपको इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को अचीव करने में? मैंने 0 से स्टार्ट किया है, मुझे टोटल जो टाइम लगा 1 year 4 months लगा। 1 year 4 months, मतलब मैंने 0 से सिलेबस अपना कंप्लीट किया, देन प्रैक्टिस किया। उस दौरान मैंने 2 एग्जाम्स दे दिए, सीजल 22, सीजल 23। सीजल 22 में मेरा 270 मार्क्स थे मेंस में, और सीजल जो 24 हुआ, इसमें मैं मेंस में नहीं, प्री में 1.5 मार्क्स पार हो गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद एमटीएस मुझे सिलेक्शन मिल गया, तो ऐसा। ओके, तो अभी साथ में एमटीएस के आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल की ऑफ कोर्स। अभी एक्चुअली मेरा यहाँ पे एमटीएस में नहीं, मुझे हवलदार पोस्ट मिली, मैंने हवलदार प्रिपरेशन किया था, मुझे हवलदार, मतलब आज मैं ऑफ हूँ एक्चुअली, मुझे यहाँ पे टाइम मिल जाता है 5 दिन का पढ़ने का। 1 से 15 मेरी ऑफ है ड्यूटी, तो मैं पढ़ता हूँ, वही पढ़ रहा था। तो इसमें काफी टाइम मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मस्त रहता है सब कुछ। तो मैं अभी टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म का कितना कंट्रीब्यूशन रहा आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी में? अगर मैं अपना कहूँ कि सीजल 23 तक जितना भी कुछ था मैंने ऑनलाइन किया, उसके बाद जितना भी मैंने प्रिपरेशन किया वो मैंने टेक्स्ट बुक से किया, मतलब मॉक एनालिसिस करना, उसमें ही मैं ज्यादा टाइम गुजारता था। क्योंकि जो अपने नोट्स होते हैं आप उनको उतना बेटर करना होता है, उनको हमेशा कंसाइज करना होता है। कंसाइज करने के लिए आपको ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो रिलेवेंट हो, और वो रिलेवेंसी आपको टेक्स्ट बुक में जो एनालिसिस पार्ट मिलता है उससे मिलती है, उसमें आप टाइम गुजारो, वो सबसे बेटर होता है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि बुक जो होती है उसमें तो मॉडल पेपर लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आपके पैन इंडिया लेवल के जो मतलब आपकी रैंक है उसको कहीं ना कहीं दिखा नहीं पाते। और जब आप टेक्स्ट बुक पर जाकर के अपना मॉक टेस्ट देते हैं तो आपकी एक इंडिया लेवल पर रैंक बनती है, तो हमको ये पता चलता है कि भाई साहब इस पूरे मतलब भारत की भीड़ में हम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, वो भी बहुत इवेलुएट करना जरूरी है। अभी जैसे लाइव मॉक होते हैं, ट्यूसडे को लाइव मॉक्स होते हैं, वो भी अटेम्प्ट करता हूँ मैं।
हर पर डे में आपके वो होते हैं ना कि जो मॉक्स होते हैं, मतलब जो न्यू मॉक है, मतलब प्रीवियस ईयर तो मैं सारे दे चुका हूँ, तो जो न्यू मॉक होते हैं आपके 40 मॉक्स पे रखे वो देता हूँ, तो उनसे काफी हेल्प मिलती है। मतलब कुछ नए क्वेश्चन आते हैं 4-5, वही सीखना होता है मुझे, तो वो मॉक से ही मिलता है, मतलब कहीं और से नहीं मिल सकता आपको। ओके, तो यस, देखिए अभी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, थोड़ा बहुत समय आप ऑलरेडी नौकरी में भी दे चुके हैं, सैलरी वगैरह भी आ चुकी होगी आपकी बिगिनिंग की। जब आप इस पोजीशन से पीछे मुड़ करके देखते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें दिखती होंगी कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि प्रिपरेशन की जर्नी में मुझे आइडिया दीजिए कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी एक नए एस्पिरेंट को जो बिगिनर हो, उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सो दैट वो एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बना करके आसानी से सिलेक्शन पा सके। सबसे पहला जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपने कोई कोर्स दिया, जैसे सुपर लाइव कोर्स कुछ भी होता है, आपने एक बार ले लिया, जस्ट ट्रस्ट इट। मतलब कोई भी टीचर कुछ भी आपको बोल रहा है कि, या कोई बच्चा बोल रहा है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं, आपने वो ले लिया, आप उसको ट्रस्ट करें। जितना भी उसका शेड्यूल है 6 मंथ 8 मंथ 9 मंथ्स, उसको आप करते रहें, मतलब जितना भी आपको हो सकता है वो आप करते रहें वहां से। और जब आप उसको करते रहेंगे, हो जाए, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे आ जाइए एकदम और प्रैक्टिस करिए, और कुछ नहीं करना। पेशेंस चाहिए होगा इस पेज में। मैं स्टार्टिंग में मैं फील करता था, मैं लोगों से पूछता था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं लोगों से पूछता मैं किसको कैसे बेटर करूं, लेकिन वो चीज आज मुझे खुद से फील हो रही है कि मैं गलत था पूछ रहा था। अगर वो खुद से कर रहा होता, पेशेंस रखा होता, तो मैं मुझे कुछ जरूरत नहीं होती। वो टाइम लगता है, आपको सर्टेन टाइम देना होगा, जितना प्रिपरेशन, मतलब जो भी आपका बैकग्राउंड होगा उस हिसाब से आपको टाइम लगना है, क्योंकि वो एक लेवल है उस लेवल एग्जाम का। जब तक आप वहां तक पहुंचोगे नहीं, आप उसको क्रैक नहीं कर सकते, कुछ भी आप कर लो, तो वो आपको पेशेंस देना होगा। आप करिए उसको, प्रैक्टिस करिए, मतलब यही होता है। राइट, बिल्कुल। प्रिपरेशन की जर्नी में आपने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, सोसाइटी की बातें, समाज की बातें, घर की बातें, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो एक जो स्टूडेंट होता है इन चीज़ों में भी कभी कभी परेशान होता है, फंस जाता है और वो सरेंडर करने के बारे में सोचने लगता है। तो आपका क्या लगता है कि बच्चे को, किसी भी बिगनर को इन सब चीज़ों से कैसे हैंडल करना चाहिए? मैं थोड़ा सा मैच्योर हूँ, मेरी एज भी वो रखी है, तो मेरा क्या रहता है कि मैं चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। जैसे आप अभी सोचिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या सोचता हूँ, अगर पैसे नहीं है, आज का मेरा दिन तो वैसे भी खराब हो रहा है, बट स्टिल अगर मैं आज पढ़ लेता हूँ, मेरे पास ऐसे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है इधर पे मैं इसमें टाइम गुजारूं कि कहीं कहाँ से पैसे लेके आऊँ, बट आ नहीं सकते, आई नो, मतलब वो डिफरेंट है। बट यहाँ पे अगर मैं उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर लूँ तो मुझे अच्छा हो सकता है, जो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ और इधर पे ध्यान देता हूँ कि हाँ जो अच्छा हो जाएगा, पैसे जब कल परसों में आने होंगे आ जाएंगे, बाकी खाना पीना चल ही रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं। मैं लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई को लेकर के, मतलब वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन मैं एक वीक बात भी नहीं करूँ तो मेरे छोटे भाई से बात कर लेते हैं और मुझसे बारे में पूछ लेते हैं। मेरा तो ऐसा था कि जब मैं जर्नी में था, इतना ज्यादा मैं परेशान था, मतलब नॉट डिप्रेस्ड, बट एक्चुअली मैं खुद से हेट करता था कि मैं अपने फोन में 4-5 मंथ रिचार्ज नहीं कराता था। मैं बात नहीं करता था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, जब खुद को एक कंटामिनेटेड रखूं और खुद से मेहनत करते रहूं, और जब मुझे एक दिन फील होगा कि हाँ मैं कुछ कर लिया हूं तो मैं बाहर आऊं, बस वही ऐसा। तो वो आपको खुद करना होता है। जी, आपको क्या लगता है, लोग एक आइडिया बना के चलते हैं दिमाग में कि सफलता पानी है तो हमें इतने घंटे पढ़ने चाहिए, उतने घंटे पढ़ना चाहिए। आपका लगभग ये शेड्यूल, मतलब प्रिपरेशन का क्या था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा मुझे शेयर करिए। मेरा क्या था कि मैंने हाँ शेड्यूल प्रॉपर्ली फॉलो किया है, लेकिन मैं जब काफी दिन तक फॉलो किया तो मेरा उससे एक नहीं एक्सट्रैक्ट होता, वो ये निकल के आया है कि जैसे आपने सुबह आज शेड्यूल बना लिया, मतलब जब आप आज सो रहे होते हैं आज रात में, तो आप कल का सवेरे आपका प्रिपेयर होता है ऑलरेडी, कहीं से आप फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ होता थोड़ा सा आइडिया आपको होता है कि आपको क्या करना है। तो जब आप सुबह जब भी एक रेडी हो तो उसमें आप उसको शटअप कर लीजिए कि 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की सेटिंग करनी है। और उसमें आपका क्या रहता है कि अगर मान लीजिए जब तक कि आपका शेड्यूल पूरा नहीं हो गया तब तक कि आपको कुछ करना नहीं है। Yes. आपको ये नहीं करना है कि आपको आज 12 घंटे करना है, 12 घंटे बैठ के कुछ और कर रहे हो मतलब नहीं है। आप जल्दी करिए उसको, जितना जल्दी हो सके उसको करिए, और उसके बाद जब मस्त मिले तो आप खुद को ट्रीट करिए कि आप आज आपने बेटर किया, आज कुछ खा लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ऐसा उससे आपको फायदा मिलेगा। और ये आपको डाउट रखना है नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि 12 घंटे 15 घंटे, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। वो आप खुद से जब इंजॉय करेंगे आप कुछ करेंगे। लाइक मैं जब दिसंबर में था, जो एग्जाम हुआ था इसका CGL 22 का, 22 या 23 जो भी हुआ था, तो जब इसमें फेल हो गया था, 270 मार्क्स आए थे, तो बहुत वो हो गया था। मैं इतना आपने कुछ कर लिया कि मैं 13-14 घंटा पढ़ रहा था पर डे जी। तो उससे मुझे फायदा तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये हो गया कि मेरा सारा रिवीजन बहुत जल्दी हो गया। लेकिन वो कब किया, जब मुझे खुद से फील हुआ, मैं कुछ ज्यादा था। अगर कोई आपको बोले कि आपको करना नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अभी ये स्टार्टिंग फेज में करना होता है कि आप अपना एक शेड्यूल प्रॉपर मेंटेन करें और उसको पर डे करें। अगर आज मिस हो गया तो पहले उसको छोड़ देना, अगले दिन का करना है। जो सैटरडे संडे या जो भी दिन आप बैकअप डे रखें उसको करें, मतलब आपका एक वो प्रॉपर होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। कोई पढ़ाई कितने घंटे कर रहे नहीं कर रहे किसी को देख के करने से नहीं होता है, मतलब कुछ नहीं कर सकते आप। यस, आज के समय में
यस जी, आज के समय में बहुत सारे बच्चों को डाइवर्ट करने वाली भी चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे बड़ा है बच्चों के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। तो बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं कि भाई इससे दूर रहो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसका एक पॉजिटिव यूज़ करते हैं। आपके पास टेलीग्राम रहता है, आप उससे प्रॉपर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाते थे, सो ऑब्वियस सी बात है, या तो आप लैपटॉप का यूज़ करते होंगे या फिर मोबाइल फ़ोन का। ज़्यादातर जो बच्चे एस्पिरेंट यूज़ करते हैं वो मोबाइल फ़ोन का ही यूज़ करते हैं। हाँ। तो ये जो मतलब जो फैक्टर है सोशल मीडिया वाला, या फिर हम लोग इंटरनेट की दुनिया की बात करने जाएँ, इसका पॉजिटिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है आज के समय में प्रिपरेशन की जर्नी में? इसके लिए जैसे मेरा क्या है कि मैं इन चीज़ों से दूर नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम रखता हूँ, और एक डिजिटल वेल-बीइंग होता है, सेटिंग्स में होता है, उसको आप रखिए 10 मिनट 5 मिनट रखना होता है। मतलब आपकी एकदम कट ऑफ नहीं हो सकते। अगर आप चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल लगता है, मैंने उसको यूज़ किया। और इसका क्या होता है कि जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे इडियम्स आपको नहीं आते तो आप गूगल पे जाके वो इडियम्स को लिखें वहाँ पे। फिर उसके ऊपर बेस पे आपको एक स्टोरी आती है। जब वो स्टोरी आपको याद रहती है तो आपके इडियम्स याद होते हैं। लाइक जीके में कोई आपको पॉइंट नहीं आ रहा है, जैसे कोई भी आप गवर्नर जनरल लीजिए, कुछ ले लीजिए, आप वहाँ पे जब उसको डालेंगे तो उनके रिलेटेड स्टोरी आएगी। जब वो स्टोरी आपके पास बैठती है तो जो बुलेट पॉइंट से कुछ भी होता है ना, तो आप बहुत जल्दी आप उसको रिकॉल करते हैं। सेम विद इडियम, सेम विद ग्रामर। बहुत सारी एप्स होती हैं, डिक्शनरीज होती हैं, उनको यूज करिए। मतलब इस तरीके से आपको यूज करना। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप खुद इतने स्मार्ट हैं, मतलब हर चीज में नहीं यूज करना। मैं भी बहुत कुछ हुआ, मैंने बहुत पबजी खेला, सब कुछ किया है, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। मतलब जब आप पढ़ने में आ गए तो उसके बाद से अभी कुछ नहीं मेरे पास। तो ये सारी चीजें होती हैं, और ये सब आप खुद जब फील करेंगे तभी कर पाते हैं। इससे दूसरे से नहीं कोई करवा सकता। यस बिल्कुल। तो अभी आप फाइनली आपने जो भी सिलेक्शन लिया और इस समय सिलेक्टेड होकर के बैठे हुए हैं, तो अगर मैं ओवरऑल आपकी जर्नी को एक शॉर्ट कंक्लूजन फॉर्म में जानना चाहूँ और एक गाइडेंस के तौर पर ये आप कह सकते हैं, तो आप फाइनल कंक्लूजन जो वर्ड हैं, जो हमारे मतलब स्टूडेंट इस समय देख रहे होंगे, व्यूवर्स हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? कैसे शुरुआत करें? घबराना नहीं है। टाइम को लेकर के मैं बात करने जाऊँ, किस सब्जेक्ट पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? बच्चे क्या भी करते हैं प्रिपरेशन की जर्नी में, क्योंकि उनका कोई एक सब्जेक्ट अच्छा है तो उसी पे ही ज़्यादा वो ध्यान देते रहेंगे, जबकि सिलेक्शन में सभी सब्जेक्ट बराबर रोल प्ले करते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, वीक सब्जेक्ट से थोड़ा दूरी बनाते चले जाते हैं, और फिर वो दूरी कहीं इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सब्जेक्ट उनको बाद में ले डूबता है। तो कैसे सामंजस्य बनाना है, कैसे किस तरीके से चलना है, तो एक कंक्लूजन पॉइंट जरा बताइए बच्चों को। सबसे पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने बताया कि आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपने कुछ स्टार्ट की है तो इट्स योर ओन डिसीजन। इसमें कोई आपको बोलता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो ये आपकी बुरी बात है कि आप उससे डेविएट हो रहे हो। तो पहले उस पर टिको, और उसके बाद जब अभी आप सिलेबस करोगे 6, 7, 8, 9 मंथ्स व्हाटएवर इट टेक्स, जस्ट गिव इट। आपको देना ही होगा, पेशेंसली दीजिए उसको। बीच पे आपको रिवीजन अगर कर पा रहे हैं, वीकेंड्स पे आप करें, और जब वो हो जाता है, और इस दौरान सबसे मेन बात हो, जैसे मेरा इंग्लिश अच्छा था तो मैं बार-बार इंग्लिश पढ़ता, जैसे आप अभी डिस्कस करने की है, तो ये बात तो नहीं है, मतलब आपको नहीं कर सकते। आप किसी चीज़ को आप इसमें मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मेंस में आपको मतलब जैसे मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ, तो या एमटीएस किसी भी दे लो, सबको सारे सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या इंग्लिश हो, या जीएस हो, तो सब पे आपको देना है, सब पे देना, प्रॉपर आप टाइम दीजिए। और हर चीज़ को बहुत अभी क्या होता है, जब नए लोग होते हैं और पुराने लोग हम देखे हैं, मुझे भी ऐड करते थे कि आप अभी थोड़ा मैथ्स कर लो, इंग्लिश कर लो, और फिर जब थोड़ा दोनों हो जाएं तो थोड़ा आप जीएस कर लीजिएगा। वो टाइम कभी नहीं आता है। आप सारी चीज़ों को अभी से करना शुरू करिए, अभी से थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि आपके पास पूरे दिन पढ़ना ही है, कुछ नहीं करना है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, हर चीज़ को कवर करिए, और जब आप अभी से करेंगे तो आज से 2 महीने बाद आप देखेंगे आप कितना कुछ कवर कर लिया, तो आपसे उसका जब मॉक देंगे, कुछ करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो चीज़ आपको बूस्ट करती है। और वहीं पे क्या होता है कि आपके 2 सब्जेक्ट्स अच्छे हो गए, अब अभी 2 सब्जेक्ट आपके खराब हो गए, तो आप मतलब आपका कॉन्फिडेंस लैक होता है। आप अच्छा होते भी बुरा करते हैं मॉक में, यूजुअली ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स के साथ में, तो वो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है। ओके, यस जी, बिल्कुल। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट और एकदम से एम्प्लॉयमेंट वाला जो ये एकदम से हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, तो अभी तो पूरी तरीके से फुल इज्जत मिलना शुरू हो चुकी होगी, सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी, है ना? और एक दिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स तक ये वीडियो पहुँचे, वो भी डेफिनेटली जो भी चीज़ें बताएंगे उसी तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करें। आपने इसमें मेंशन किया जो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट में मतलब आप एक दिन में कितने लगाते थे, किस तरीके से लगाते थे, और मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो फिर आप उसको कैसे डील करते थे, क्या सॉल्व करते थे, थोड़ा वो मुझे बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से समझ भी नहीं पाते कि हमें एक्चुअली में किसी ये जो टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म है इसका किस तरीके से यूज करना चाहिए। आपने अपनी प्रिपरेशन में कैसे यूज किया इसको? मेरा जरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, तो मुझे उसको टेस्ट नहीं करना था, तो मैं सारा टेक्स्ट बुक पे ध्यान देता था। तो उस समय क्या करता था, मेरे मैथ्स वीक थी, तो ये सबका अलग अलग हो सकता है, जिसका जो सब्जेक्ट वीक हो। तो मैथ्स में 4 मॉक देता था पर डे, लाइक 100 क्वेश्चंस। तो उसमें क्या था कि कभी कभी मैं 3 क्वेश्चंस दे दिए,
मतलब 3 मॉक दे दिया और चौथा सा सबमिट कर दिया क्योंकि टाइम नहीं होता था। तो मैं फिर से जा करके उनको क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करता था, मतलब बिना सॉल्यूशन देखे या कुछ, मतलब खुद को मैं आंकता था। फिर वो जब मेरा हो गया और ऐसे सेम मैं रीजनिंग में पढ़े 2 देता था, इंग्लिश में 2 दे देता था। मतलब यूजुअली जब कभी टाइम होता था, मतलब बहुत टाइम मिलता, क्योंकि मैं मोबाइल में होता है तो आजकल 10 मिनट में 5 मिनट में मॉक हो जाता है, तो कुछ बहुत टाइम नहीं लगता है कि आप बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं, आप दे दीजिए इंग्लिश में। सेम जीएस के साथ में, तो जीएस के मेरा 1 मॉक, इंग्लिश का मेरा 1 मॉक सेक्शनल, 2 मॉक रीजनिंग के, 4 मॉक मेरे मैथ्स के, क्योंकि मेरा वो वीक था, वहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा कवर करना था। और वीकेंड में मतलब वीक में 2 मॉक देता था फुल, जब मेरा प्रिपरेशन हो चुका था, सिलेबस हो चुका था, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे क्या हुआ, उससे मैथ्स में बहुत फायदा हुआ। और सबसे मेन होता है कि जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, जैसे रीजनिंग की मैंने एक नोटबुक बना रखी थी, उसमें जो मुझे पैटर्न नया लगा, क्वेश्चन नया नहीं, पैटर्न जो मुझे नया लगा उसमें मैंने नोट कर लिया, सैटरडे संडे में उसको रिवीजन करना। सेम विद मैथ्स में मैंने जो भी क्वेश्चन नया लगा या कोई टाइप नया मिल रहा है, तो बहुत टाइप ऐसा होता है जैसे आप प्रॉफिट लॉस को क्वेश्चन करते हैं तो उसमें एक चीज रिलेटेड बहुत, एक में परसेंटेज वैल्यू पूछता है, एक में आपको रियल वैल्यू पूछता है। तो वो सेम क्वेश्चन को मैंने साइड रख दिया, तो मतलब वो कॉपी मैंने नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर किया और उनको मैं बार बार देखता रहता था। अब उस समय मैं ये नहीं करता था कि मैं इधर पे नोट्स है, एक और नोट्स है तो मैं उनको भी जाके देखूं, इनको भी देखूं, नहीं, उधर पे मुझे डिबेट नहीं होना, मैं एक जगह जो मैंने कर रहा हूँ उसको वो करता था, और इस तरीके मुझे काफी हेल्प मिली टेक्स्ट बुक का, मतलब बहुत अच्छा हेल्प मिला इस तरीके से। मेन एनालिसिस होता है, मतलब आप जितना टाइम उसको देंगे वो आपके लिए मजे करेगा। यस बिल्कुल, मतलब टेस्ट देना है लेकिन इंट्रोस्पेक्शन भी करना है, आपने उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज भी करना है कि आप कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, वीक एरियाज को फाइंड करना होगा और उस पर काम करने की जरूरत है। और वीक एरियाज फाइंड करने के लिए आपको सबसे देने होते हैं, वही मैंने मैथ्स में किया। मतलब उससे मुझे जब वीक एरियाज फाइंड हो गए, अब मैं फुल देता था, मुझे डर नहीं लगता था। पहले था कि उंगलियां कांपते थे, तो ऐसा हुआ, वो इसीलिए होता है। मतलब है, आप जी वो कहावत बिल्कुल सही है कि डर के आगे जीत है जी। हाँ जी। सो थैंक यू सो मच। यस, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत ही कीमती समय दिया। और जो भी बच्चे डेफिनेटली इस इंटरव्यू को देखेंगे, जो भी बिगिनर्स होंगे या अपनी तैयारी कर रहे हैं या भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं, वो फेल हो चुके हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली हार्ड वर्क करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता एक बार में नहीं मिलती। कुछ लोगों को एक बार में ही भी मिल जाती है, ठीक है, और कुछ लोगों को नहीं भी मिलती है। लेकिन हाँ, ये क्लियर सी बात है कि जो मेहनत करता रहता है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर पॉजिटिविटी के साथ लगातार प्रयास करता रहता है, डेफिनेटली एक दिन उसको सफलता मिलती है। आपको भी हमारी तरफ से, टेक्स्ट बुक की तरफ से आपको भी सुनहरे भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो थैंक यू सो मच एंड यस, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।